हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी एक्सटर्नल बाउंड्री होती है जो सेल के इंट्रासेलुलर फ्लूइड को सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अलग करने का काम करती है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सेल के इंट्रासेलुलर फ्लूइड को सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अलग कर देती है, उस मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में लोगों को सबसे पहली बार नेगली एंड क्रैमर ने 1855 में बताया और यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लोगों को ये बताया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या चीज होती है। सेल मेम्ब्रेन को जनरली साइटोमेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही थिन होती है। क्योंकि ये बहुत ही थिन होती है इसलिए इसे विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप नहीं स्टडी करा जा सकता। इसको विद द हेल्प ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है हम फाइनली स्टडी करते हैं। मीन्स अगर इसको हमें बारीकी से देखना है, इसके स्ट्रक्चर को जानना है, तो हम ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही इसको स्टडी कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम नेचर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जनरली सेलेक्टिवली परमेबल नेचर की होती है। सेलेक्टिवली परमेबल नेचर का मतलब होता है ये केवल कुछ सेलेक्टेड आइटम्स को ही खुद में से क्रॉस होने देती है और बाकी के मूवमेंट को ये रेस्ट्रिक्ट करने का काम करती है। इस सेल मेम्ब्रेन के नेचर को जनरली पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिसमें एक लिपिड बाइलेयर सिंथेटिक मेम्ब्रेन बनाई गई थी और उसमें से अलग अलग मॉलिक्यूल को क्रॉस करवा के देखा गया था। जब उसमें से अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल को क्रॉस करवा के देखा गया तो ये पाया गया कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है कुछ चीज़ों को तो फ्रीली डिफ्यूज होने देती थी, कुछ चीज़ों का ये रेस्ट्रिक्टेड और स्लो मूवमेंट करवाती थी और कुछ चीज़ों को ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देती थी, मतलब बिल्कुल ही पास नहीं होने देती थी। तो उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल नेचर की होती है। मीन्स ये केवल कुछ चीज़ों को ही, कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही खुद में से क्रॉस होने देती है। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल के अंदर, सेल के इंटीरियर में और सेल के एक्सटीरियर साइड में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बनाए रखने का काम करती है, या फिर हम बोले सेल के अंदर की साइड और सेल के बाहर की साइड ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने का काम करती है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, लाइक सोडियम आयन, जैसे सोडियम आयन होते हैं, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हमेशा सेल के बाहर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी वजह से सोडियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो सेल के अंदर सोडियम टॉक्सिसिटी हो जाती है जिसकी वजह से जो सेल है वो डाई हो जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ पंप प्रेजेंट होता है जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल के अंदर से 3 सोडियम आयन को उठाकर सेल के बाहर फेंक देती है और 2 पोटेशियम आयन को बाहर से उठाकर सेल के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हमेशा सेल के बाहर ज़्यादा बनी रहती है। तो इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को सेल के इंटीरियर में और सेल के एक्सटीरियर में बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। मींस दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जनरली 2 चीज़ों की बनी हुई होती है। एक को हम लिपिड बोलते हैं और दूसरे को हम प्रोटीन बोलते हैं और इसमें थोड़ा सा अमाउंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जब स्टडी करी गई तो देखा गया कि सेल के अंदर जितनी भी लिविंग मेम्ब्रेन होती है, लाइक जैसे क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, लगभग सारी की सारी जो मेम्ब्रेन होती हैं वो स्ट्रक्चरली काफ़ी सिमिलर होती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हर मेम्ब्रेन की जो लिपिड और प्रोटीन की कंपोजिशन होती है, लिपिड और प्रोटीन का रेशियो होता है सारी मेम्ब्रेन के अंदर, वो वेरी करता है। ये तो बात थी केवल कि एक ही सेल के अंदर जितनी भी लिविंग मेम्ब्रेन होती हैं उनके अंदर लिपिड और प्रोटीन का जो कंपोजिशन होती है, लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो वेरी करता है, ना कि केवल एक ही सेल की सारी मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा हमें देखने को मिलता है। बल्कि अगर हम 2 अलग अलग सेल की मेम्ब्रेन को स्टडी करें तो हमें वहाँ पर भी लिपिड और प्रोटीन की जो रेशियो होता है, लिपिड और प्रोटीन की जो कंपोजिशन होती है वहाँ पर वेरी करती है। जैसे हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ आरबीसी और लिवर की हेल्प से आपको बताया है कि लिवर की सेल और आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से हम आपको बता रहे हैं कि दोनों की दोनों होती तो सेल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो वेरी करता है।
वैसे तो ज़्यादातर स्टडी जो है वो आरबीसी के ऊपर करी गई है, क्योंकि आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए आरबीसी का यूज़ करा जाता है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आरबीसी का यूज़ ज़्यादा होता है, इसलिए हमने भी अपने एग्जाम्पल में आरबीसी का यूज़ करा है, जहाँ पर हमने दिखाया है कि आरबीसी के अंदर प्रोटीन और लिपिड का रेशियो क्या देखने को मिलता है। अगर हम देखें आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी के अंदर 43% लिपिड होता है, 49% प्रोटीन होता है और 5 to 10% हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें लिवर सेल की, तो वहीं लिवर सेल में हमें 54% लिपिड और 46% जो है वो प्रोटीन देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि दो अलग अलग सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर भी लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो वेरी करता है। वैसे तो स्ट्रक्चरली ये सिमिलर होती है, लेकिन दोनों के ही अंदर हमें लिपिड और प्रोटीन का रेशियो जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसी होती है लिपिड, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को लेके काफ़ी सारे मॉडल जो है वो टाइम टू टाइम लोगों ने प्रपोज किए और लोगों ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की होती है। तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मॉडल्स जो कि दिए गए थे, उसके बारे में अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मॉडल जो हैं वो टाइम टू टाइम प्रपोज करे गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को लेके। आइए दोस्तों बात करते हैं अलग अलग मॉडल की जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को लेके टाइम टू टाइम प्रपोज किए गए थे। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड और प्रोटीन की जो अरेंजमेंट है वो किस तरह की प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर काफ़ी सारे मॉडल जो हैं वो टाइम टू टाइम प्रपोज किए गए थे। जब तक कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नहीं आई थी, मीन्स 1950 तक जब तक कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नहीं आई थी, तब तक लोगों को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आई तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लोगों को थोड़ा थोड़ा सा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलने लगा। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के आने से पहले जो दो मॉडल दिए गए थे, उनमें पहला मॉडल जो था जिसको हमने लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल बोला, और जो दूसरा मॉडल था उसको बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लीफलेट मॉडल कहा गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले मॉडल की, जिसे लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल कहा था, जो कि ओवरटन ने 1902 में दिया था। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जितने भी फैट सॉल्युबल चीज़ें थी, जितने भी फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर रहे थे। क्योंकि सारी फैट सॉल्युबल चीज़ें जो थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर रही थी। तो इन्होंने कहा कि हो ना हो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की एक सिंगल लेयर की तो बनी होती है। मींस अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए थिन सिंगल लेयर ऑफ लिपिड। फिर उसके बाद दूसरा मॉडल जो था, जो कि माइक्रोस्कोपी से पहले आया था, जिसे बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लीफलेट मॉडल कहा गया, जो कि गॉटल एंड ग्रेडल ने 1925 में दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बात कही थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सिंगल लेयर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन की नहीं बनी होती, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन की बनी होती है। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक बात तो ये कही थी कि भाई एक सिंगल लेयर की तो बनी नहीं होती है। इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो लेयर, लिपिड की दो लेयर की बनी होती है। और दूसरा इन्होंने कहा था कि जो लिपिड की दो लेयर होती है, दोनों लेयर में ही जो उनका पोलर रीजन होता है वो बाहर की साइड में प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब यह है कि पोलर रीजन का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद जब 1950 में माइक्रोस्कोपी आई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आई, तो आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लोगों को थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलने लगा। और फिर उसके बाद जो है और भी कई सारे मॉडल जो है वो दिए गए। अब हम बात करेंगे बाकी के मॉडल की। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम दूसरे मॉडल के बारे में डिटेल में बताएंगे। आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो सबसे पहले मॉडल आया, पहला मॉडल आया, उसे सैंडविच मॉडल कहा, जो कि 1952 में डैनियल एंड डेफसन नाम के साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था अपने मॉडल के अकॉर्डिंग, इन्होंने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो ट्राइलैमेलर स्ट्रक्चर होती है। ट्राइलैमेलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है 3 लेयर की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है,
जिसमें 2 लेयर जो है वो प्रोटीन की होती हैं और 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में एक लिपिड की बाईमॉलिक्यूलर लेयर जो है वो सैंडविच रहती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से ब्रेड सैंडविच के अंदर दोनों साइड में ब्रेड प्रेजेंट होता है और बीच में वेजिटेबल सैंडविच रहती हैं, ठीक उसी तरीके से इस सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग भी यही बात कही गई थी कि 2 ग्लोबुलर प्रोटीन की लेयर के बीच में एक लिपिड बाइलेयर जो है वो सैंडविच रहती है। और इन्होंने इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये भी कहा था कि जो 2 लिपिड बाइलेयर होती है, इन लिपिड बाइलेयर का जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है वो एक दूसरे को फेस कर रहा होता है और इस लिपिड बाइलेयर का जो पोलर रीजन होता है वो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन की डायरेक्शन में होता है, मींस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। और ये सारी की सारी जो तीनों लेयर हैं वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरेक्ट कर रही होती हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग यही बातें कही गई थी। फिर उसके बाद एक और मॉडल प्रपोज किया गया जिसे कहा गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि 1959 में रॉबर्टसन नाम के एक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने काफ़ी सारी मेम्ब्रेन को स्टडी करा, मीन्स जितनी भी सेल के अंदर बाकी की मेम्ब्रेन थी, जितनी भी लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मीन्स सेल के अंदर प्रेजेंट जितनी भी मेम्ब्रेन थी उन सब की इन्होंने अल्ट्रा स्टडी करी। और आफ्टर अल्ट्रा स्टडी इन्होंने कहा कि सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं वो सभी की सभी मेम्ब्रेन जो हैं वो ट्राइलैमेलर होती है, मीन्स 3 लेयर की बनी हुई स्ट्रक्चर होती हैं, एक्सेप्ट देयर थिकनेस। सबकी थिकनेस अलग अलग हो सकती है लेकिन सबकी बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो 3 लेयर की बनी होती है, जिसमें से 2 लेयर जो है वो प्रोटीन की होती हैं और 2 प्रोटीन की लेयर के बीच में लिपिड की एक बाई लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। और साथ ही इन्होंने थिकनेस के बारे में बताया कि जो प्रोटीन की लेयर होती है उसकी थिकनेस जो है वो 20 एमएस्ट्रॉम होती है, मीन्स दोनों प्रोटीन की लेयर की थिकनेस जो है वो 20 एमएस्ट्रॉम होती है। और जो सेंटर में प्रेजेंट लिपिड बाई लेयर की थिकनेस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 35 एमएस्ट्रॉम होती है। इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली 75 एमएस्ट्रॉम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस इन्हें देखने को मिली थी। आफ्टर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड सैंडविच मॉडल एक और मॉडल जो है, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, उसको प्रपोज किया गया था जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो सिंगर एंड निकोलसन नाम के 2 अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा 1972 में प्रपोज किया गया था। इस मॉडल में कुछ बातें जो है वो डैनियल एंड डेप्सन मॉडल द्वारा ली गई थी। इन्होंने भी लाइक डैनियल एंड डेप्सन मॉडल ये बात कही थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, लेकिन इन्होंने कुछ अरेंजमेंट का तरीका जो था प्रोटीन का वो अलग बताया था। इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, मीन्स फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर की बनी होती है, जिसमें जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं। एम्पीपैथिक नेचर का मतलब होता है उसमें हाइड्रोफिलिक रीजन भी प्रेजेंट होता है और हाइड्रोफोबिक रीजन भी होता है। इसका जो हेड रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर को शो करता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग होता है, ये वाटर को फेस कर रहा होता है, जबकि इसका जो टेल रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग होता है, मीन्स ऐसा रीजन जो वाटर से डरता है उस रीजन को हम हाइड्रोफोबिक रीजन बोलते हैं। और इसका ये हाइड्रोफोबिक रीजन जो है वो 2 फैटी एसिड टेल का बना होता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं क्योंकि ये फ्लूइडी नेचर को शो करते हैं और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो मोज़ेक, उसकी अरेंजमेंट जो है वो मोज़ेक होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइडी नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड मोज़ेक अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन इन्होंने इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है वो उसकी थ्रू आउट दी पेरिफेरी प्रेजेंट नहीं होती लाइक डैनियल एंड डेप्सन मॉडल। जैसे हमने देखा था कि डैनियल एंड डेप्सन मॉडल में क्या था कि दोनों साइड में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दोनों साइड में प्रोटीन जो है वो थ्रू आउट दी मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा यहाँ पर नहीं होता। इन्होंने जब अपनी स्टडी करी थी तो इन्होंने देखा था कि जो प्रोटीन होती है वो मोज़ेक फॉर्म में अरेंज रहती है, मीन्स प्रोटीन की अरेंजमेंट जो है वो मोज़ेक होती है, कहीं कहीं पे प्रेजेंट होती है, थ्रू आउट दी लिपिड बाइलेयर वो प्रेजेंट नहीं होती। इन्होंने कहा कि कुछ प्रोटीन जो होती है वो इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ नॉन कोवलेंटली लूजली अरेंज होती है। उन प्रोटीन को इन्होंने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का नाम दिया और इन्होंने कहा कि ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंट्रा सेलुलर सरफेस की साइड में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ और प्रोटीन भी इसके
अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि इसके साथ कोवलेंटली बाउंड रहती हैं, मींस वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में एम्बेडेड होती हैं। उन प्रोटीन को इन्होंने इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा और इंटीग्रल प्रोटीन कहा। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती हैं, जनरली जितनी भी इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं वो सारी की सारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में एम्बेडेड होती हैं। और जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वो प्रोटीन होती हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दोनों साइड क्रॉस कर लेती हैं, मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टोटली एम्बेडेड होती हैं, बीच में कहीं प्रेजेंट होती हैं, उनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और इन्होंने बोला कि कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी इसमें प्रेजेंट होता है, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। वो कार्बोहाइड्रेट जो है या तो प्रोटीन के सरफेस के साथ अटैच रहता है या फिर फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच रहता है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच होता है तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट किसी प्रोटीन के साथ अटैच होता है, चाहे वो इंट्रिंसिक प्रोटीन के साथ अटैच हो, चाहे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ अटैच हो, अगर वो कार्बोहाइड्रेट किसी प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो उस प्रोटीन को हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमें वो सारी बातें बताई थी जैसा कि डैनियल एंड डेप्सिन ने नहीं बताया था। डैनियल एंड डेप्सिन ने हमें किसी भी मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के बारे में भी नहीं बताया था कि अगर कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है तो वो किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, अगर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है तो वो किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो कहने का मतलब ये है कि डैनियल एंड डेप्सिन के मॉडल से हमें मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। जो सारी बातें जो है वो सारी बातें जो है सिंगर एंड निकोलसन ने अपने इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताई। सिंगर एंड निकोलसन ने कहा कि जितने भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, चाहे चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, हर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। कहीं पर वो प्रोटीन एज ए करियर की तरह काम करती है, कहीं पर वो प्रोटीन जो है वो पंप की तरह काम करती हैं, कहीं पर वो प्रोटीन जो है एज ए चैनल की तरह काम करती हैं, और कहीं पर वो प्रोटीन जो है वो एज ए रिसेप्टर की तरह काम करती है। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के बारे में पता चला और हमें सही अरेंजमेंट के बारे में पता चला कि एक्चुअल में जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट जो है वो किस तरह का हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।